now we're going to start our previous video और जहाँ से हमने छोड़ा था that was due to some reason I have to pause that video, in fact stop that video. So we were there कि हम पहले पार्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि हमारे पास जो पहले पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन की जो सेकेंड वीडियो थी that was related to the overview of cloud native and cloud native के overview के अंदर हमारे पास उस वीडियो के अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन का फ़र्क बताया गया था, कुबरनेटिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया गया, डॉकर कंटेनर एंड माइक्रो सर्विसेज का बताया गया एंड दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर. एंड देन उसके बाद हमारे सिलेबस डिवीजन क्या बताया गया कि सिलेबस कैसे डिवाइड होगा एंड देन हमें बताया गया कि किस तरह से कंटेंट को मैनेज किया जाएगा इन 4 क्वार्टर्स के अंदर. सो दैट वाज द ओवरव्यू अबाउट दिस प्रोग्राम. Now we will go to the next video, that is the second part, that is introduction to cloud native computing. and उसका जो पहला lesson है that was introduction to cloud native computing and उसके अंदर हम लोगों ने monolithic computing, microservices, then architecture, then containers and continuous integration, ये कुछ processes हैं इसमें DevOps and agile development, all that the factors on which actually cloud native computing depends, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है इस पार्ट के अंदर. तो इसका जो पहला लेक्चर था दैट वाज मोनोलिथिक कंप्यूटिंग. मोनोलिथिक कंप्यूटिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि एप्लीकेशंस को पुराने टाइम में सबसे पहले कैसे बनाया जाता है. लेट अस डिस्कस द मेन पॉइंट कि पुराने टाइम के अंदर जब एप्लीकेशंस बनती थी तो उसको किस तरह से बनाया जाता था. सो उसके लिए हम लोग मोनोलिथिक मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते थे. दैट मीन कि मोनोलिथिक कंप्यूटिंग वाज अ मेथड दैट वाज यूज्ड इन द ओल्ड टाइम. लेट क्लियर इट इन योर माइंड कि ये पुराने टाइम के अंदर यूज़ होने वाला एक मेथड था फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. एक कॉन्सेप्ट जो आज तक चलता आ रहा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के 3 लेयर्स हैं. द फर्स्ट लेयर इज़ यूज़र लेयर, सेकेंड इज़ बिजनेस लेयर एंड द थर्ड इज़ डेटा इंटरफेस लेयर. सो ये 3 लेयर्स हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करती हैं. और हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जब हम पुराने टाइम में काम करते थे तो हम इन 3 लेयर्स को सेपरेट नहीं करते थे बल्कि हम इन 3 लेयर्स को मर्ज करके काम करते थे, जिसकी वजह से हमारा काम कॉम्प्लेक्स हो जाता था. और मोनोलिथिक का वर्ड इटसेल्फ मीनिंग रखता है डिफ़िकल्ट थिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मिलाकर कॉम्प्लेक्स कर दो वो आपकी मोनोलिथिक चीज़ कहलाती है. यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया मिला के, दैट इज़ कॉल्ड मोनोलिथिक थिंग. तो मोनोलिथिक कंप्यूटिंग इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जुड़ा हुआ कोई भी मेथडोलॉजी कंप्यूटिंग का, उसको हम मोनोलिथिक कंप्यूटिंग कहते हैं. सो इसके डिसएडवांटेजेस 4 थे हमारे पास. द फर्स्ट वन स्मॉल बग्स, कि अगर इसमें कोई बग आ जाता है तो हम उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. इसमें कोई एरर आ जाए उसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है. इफ़ हमारे जिस भी लैंग्वेज के ऊपर हमारी एप्लीकेशन बनी है अगर उसमें कोई अपडेट आती है तो अपडेट करना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि अपडेट कंपैटिबल हो कुछ कोड के साथ और कुछ कोड के साथ उसे कंपैटिबल करना पड़े. लाइक जैसे वेबकिट का कॉन्सेप्ट है हमारे वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन के अंदर. एंड उसके बाद अगर कोई न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमारा कोड कॉम्प्लेक्स है, एक कोड दूसरे कोड के अंदर से होकर जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह से उस फीचर को या उस न्यू कॉन्सेप्ट को या उस न्यू रिलीफ को कस्टमर तक पहुंचाएं. क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई अपडेट या कोई नया फीचर अपडेट किया जाता है या कोई नया फीचर बनाया जाता है, कोई नई एप्लीकेशन इवन बनाई जाती है तो वो कस्टमर के रिलीफ के लिए बनाई जाती है, ह्यूमन हेल्प के लिए बनाई जाती है. वो काम जो ह्यूमन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके कर रहा है वो काम हम विद इन अ फ्यू सेकेंड्स कर सकते हैं. एक्सेल इज़ द वन ऑफ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल्स, बिकॉज एक्सेल के अंदर आप बहुत आसानी के साथ और बहुत थोड़े टाइम के अंदर मैथमेटिकल वर्क कर सकते हो. अकाउंट्स के लिए पीएचपी का सॉफ्टवेयर है. तो ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि इंसानियत की या इंसान की हेल्प के लिए बनाई गई हैं. सो यू कैन गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दम. सो ये सारी चीज़ें हमारे इस फर्स्ट सेक्शन में, लाइक मोनोलिथिक कंप्यूटिंग मिली हुई कॉम्प्लेक्स चीज़, इट इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ कंप्यूटिंग. इसके अंदर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के 3 लेयर्स को मर्ज करके काम करते थे, सेपरेट लेयर्स में काम नहीं करते थे, जिससे हमारा काम कॉम्प्लेक्स होता था. एंड इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर बग्स को रिमूव करना, फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाना और अपडेट्स करना मुश्किल था. आफ्टर डैट हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आता है सेम पोर्शन से, दैट इज़ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर.
माइक्रो सर्विसेज में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि माइक्रो सर्विसेज किसी भी बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना एंड देन उसको यूज़र तक पहुँचाना माइक्रो सर्विसेज कहलाता है। अब माइक्रो सर्विसेज का फ़ायदा क्या है कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन, डीकपल्ड एंड गुड परफॉर्मेंस। देखें, अगर हमारी एप्लीकेशन के कोड सेपरेट होंगे तो ऑब्वियसली वो कम टाइम लेंगे एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि थोड़ा कोड है, एक ही फंक्शन है, एक कोड का दूसरे कोड से कोई ताल्लुक नहीं है, सो वो इजीली एग्जीक्यूटेबल है। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पॉइंट हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड टाइम इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद डीकपल्ड है, यानी हम अगर हमारा कोड सेपरेट है तो अगर हमने कोई फीचर अपडेट करवाना है, बग रिमूव करना है, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, तो हम सिंपली वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कोड को अपने सर्वर से उतारेंगे, अपडेट करेंगे या ऐड करेंगे फीचर एंड देन वी विल रीलोड इट ऑन अवर सर्वर यूजिंग अवर रिसोर्सेज। तो उसके अंदर हमारे रिसोर्सेज कम कंज्यूम होंगे, सिर्फ उस स्पेसिफिक कोड के लिए कंज्यूम होंगे और हमारी एप्लीकेशन का डाउन टाइम नहीं आएगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक फीचर का डाउन टाइम आएगा जिससे हमारा यूज़र कम ट्रबल में आएगा। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द सेम पार्ट इज व्हाट इज क्लाउड। सो you have to understand this concept a bit keenly because let me explain you with the help of my own PDF that is created by me. That is this lecture number 3. Okay, yes. So what is cloud? हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सो हियर वी गो। क्लाउड नेटवर्क पर लगे ऐसे सर्वर हैं जिनके ज़रिए हम डेटा एक्सेसिबिलिटी करते हैं, यानी क्लाउड हमारे नेटवर्क पर लगा ऐसा सर्वर है, यानी क्लाउड इज़ अ टाइप ऑफ सर्वर, ठीक है। और आगे हम इस क्लाउड की भी 3 टाइप्स हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ सर्वर्स हैं हमारे पास, यानी क्लाउड इज़ अ टाइप ऑफ सर्वर। पहली चीज़ क्लियर करें कि क्लाउड सर्वर की एक टाइप है। जैसे लिनक्स की हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, लाइक लिनक्स मिंट है, उबंटू है, रेड हैट है। इसी तरह से सर्वर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, विंडो सर्वर्स हैं, लिनक्स सर्वर्स हैं। सिमिलर टू दैट समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ, हो सकता है इस कॉन्सेप्ट में कोई रियलिटी ना हो, बट क्लाउड इज़ अ टाइप ऑफ सर्वर। रिमेंबर इट, सर्वर ही है क्लाउड, लेकिन क्लाउड इज़ अ फ्लेवर ऑफ सर्वर। सो क्लाउड नेटवर्क पर लगे ऐसे सर्वर्स हैं जिनके ज़रिए हम डेटा एक्सेसिबिलिटी करते हैं, यानी क्लाउड सर्वर के अंदर हमारा डेटा भरा हुआ है और ये सर्वर हमारा नेटवर्क पर लगा हुआ है। सो उस नेटवर्क के ज़रिए हम अपना डेटा क्लाउड सर्वर से फेच करते हैं। और कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट के ज़रिए अवेलेबल हो या इंटरनेट के ज़रिए एक्सेसिबल हो, उसको हम क्लाउड नेटिव का सर्वर कहते हैं। ओके, सो कोई भी ऐसा नेटवर्क, पहली चीज़ क्लाउड इज़ अ टाइप ऑफ सर्वर एंड क्लाउड सर्वर नेटवर्क पर लगा ऐसा सर्वर है जिसके ज़रिए हम डेटा एक्सेसिबिलिटी करते हैं। और कोई भी नेटवर्क जो हमें इंटरनेट के ज़रिए अवेलेबल हो जाए उसे हम क्लाउड नेटवर्क का सर्वर कहते हैं। अब क्लाउड नेटवर्क का सर्वर 2 तरह का है, या तो वो सर्वर हमारा लोकल लेवल पे यूज़ हो रहा होगा, यानी लैन सेटिंग्स पे यूज़ हो रहा होगा, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर यूज़ हो रहा होगा जो कि वायर्स के ज़रिए कनेक्टेबल है, या फिर वो हमारा इंटरनेट के ज़रिए एक्सेसिबल होगा वो क्लाउड का नेटवर्क, और वो हमारा वैन सेटिंग्स यानी वाइड एरिया नेटवर्क पर डिपेंड करेगा। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ क्लाउड। देखो, क्लाउड एक ऐसा सर्वर है और ये सर्वर वो है जो नेटवर्क पे लगा होता है जिसके ज़रिए हम डेटा एक्सेसिबिलिटी कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं। पब्लिक क्लाउड, जैसे कि हमारे पास गूगल है, सिंपल गूगल है जहाँ पर हम लोग डाटा रखते हैं और जनरल पब्लिक उस डाटा को किसी भी टाइम किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकती है। सेकेंड टाइप है प्राइवेट क्लाउड्स की, यानी वो कंपनीज या वो ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपना डाटा प्राइवेट रखना होता है, दे माइट यूज़ प्राइवेट क्लाउड्स लाइक बैंक्स।
बैंक्स अपना डाटा कभी भी पब्लिक क्लाउड पे अपलोड नहीं करते हैं, अपने यूज़र्स का डाटा यानी अपने अकाउंट होल्डर्स का डाटा। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी है हर इंसान की, जो भी उनका यूज़र है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आ जाती है, लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। जैसे कि बैंक्स की, वी कैन अगेन टेक द एग्जांपल, बैंक्स दोनों तरह के क्लाउड्स यूज़ करते हैं, प्राइवेट क्लाउड्स फॉर कीपिंग देयर अकाउंट होल्डर्स डाटा एंड पब्लिक क्लाउड्स फॉर डिलीवरिंग सम important information, some documented information or some updates to their users with the help of their websites. So किसी भी बैंक की वेबसाइट को अगर हम एक्सेस करेंगे तो वो पब्लिक क्लाउड पे होगी, और अगर किसी यूज़र को अपना प्राइवेट डाटा मालूम करना है तो डैट विल बी ऑन प्राइवेट क्लाउड, और शायद उसकी एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों के पास होगी, जिसके लिए आपको उन लोगों को बैंक में कॉल करके अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। सो दैट वाज अवर third lecture, that is what is cloud. Then the next lecture is what is cloud native. Okay, and here we go to our fourth lecture. Okay, fine, मैं last one बंद कर देती हूँ। Okay, and the fourth lecture is what is cloud native computing. So first of all we have to understand the concept that what is cloud. So cloud एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। गूगल ने कुबरनेटिस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने डाटा को स्टोर करने का मेथड स्टैंडर्डाइज करवाया, दैट कंपनी इज कॉल्ड क्लाउड। यानी किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाए एक ही सर्वर के ऊपर, एक ही टाइप ऑफ सर्वर के ऊपर, दैट इज क्लाउड सर्वर, और किस तरह से स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए। सो डिप्लॉय का एक प्रोसेस हमारे पास मौजूद है कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को यूज़र तक पहुंचाते हैं तो जो प्रोसेस उसके दौरान वकूफ़ पज़ीर होता है उसको हम डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बोलते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन टू द यूज़र। जब हम कोई ज़रूरी नहीं है, आज के दौर में, पुराने टाइम में क्या था कि हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ती थी, यानी 1 साल 2 साल 3 साल एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे काम करने के बाद हम उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते थे, एंड उसमें नुकसान ये होता था कि हमें यूज़र का फीडबैक साथ साथ नहीं मिल रहा होता था, एक बल्क में काम हुआ होता था। ऑब्वियसली पुराने टाइम में हम मोनोलिथिक कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे थे, सो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बल्कि काम अपलोड कर रहे थे, जिसको आपके लिए एरर्स रिमूव करना, अपडेट करना, फीचर्स रिमूव करना, इवन रिमूव करना भी बहुत मुश्किल था। सो उसके अंदर हम लोगों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई भी एक स्पेसिफिक फीचर अपने यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो इफ़ एज अ बिगिनर वी विल क्रिएट अ फेसबुक, तो हो सकता है हम उसका सिर्फ पोस्टिंग वाला फीचर बनाएं अभी, कि फेसबुक की तरह की कोई एप्लीकेशन बना लें, एंड देन उसके अंदर सिर्फ अभी एक पोस्टिंग का फीचर ऐड करेंगे, हमारा यूज़र उस पर पोस्ट कर सकता है, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। सो ये 3 काम करने के लिए हमें 3 डिफरेंट कोड चाहिए। लाइक का कोड अलग चाहिए, कमेंट का कोड अलग चाहिए, एंड पोस्टिंग वाला पूरा प्रोसेस का कोड अलग चाहिए। सो हम एक एक करके इस चीज़ को अपने यूज़र तक डिप्लॉय कर सकते हैं, अपने यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, जिसके अंदर हम अपना बल्कि काम पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, देन अपने यूज़र तक पहुँचाते हैं। देन उसके बाद क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, ऐसा तरीका, ठीक है, याद रखिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वो अपनी एप्लीकेशन को एडवांस मेथडोलॉजी पर अपने यूज़र तक पहुंचाने का नाम है, ठीक है। एंड मेक दिस थिंग सो क्लियर इन योर माइंड कि क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग जितनी भी एडवांस और मॉडर्न मेथडोलॉजी है वो यूज़ करते हैं अपने यूज़र तक डाटा पहुंचाने के लिए। सो कोई भी ऐसा तरीका जो कि मॉडर्न है और जो कि हमारी एप्लीकेशन को स्केलेबल तरीके से यूज़र तक पहुंचा रहा है, चाहे वो किसी भी क्लाउड से पहुंचा रहा है, चाहे वो प्राइवेट क्लाउड से पहुंचा रहा है, चाहे वो पब्लिक क्लाउड से पहुंचा रहा है, या चाहे वो हाइब्रिड क्लाउड से पहुंचा रहा है, अगर हमारी एप्लीकेशन मॉडर्न और स्केलेबल तरीके से हमारे यूज़र तक पहुंच रही है तो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग द मेथड्स ऑफ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग एंड होल द प्रोसेस इन विच वी आर यूजिंग modern and scalable methodology
To deploy the application to our user, the whole that process is called cloud native computing, यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम अपने यूज़र तक एप्लीकेशन को स्केलेबल और मॉडर्न तरीके से पहुंचा रहे हैं, वो प्रोसेस हमारे पास क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग कहलाता है. व्हाट इज स्केलेबल, वी विल डिस्कस दिस लेटर इंशाल्लाह. एंड देन उसके बाद हमारे पास 7 फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग डिपेंड करता है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ DevOps, second is agile development or agile methodology, third is microservices, fourth is cloud computing platforms, fifth is containerized application, sixth one is orchestration system, and the seventh one is continuous delivery. So continuous delivery को हम continuous integration and continuous development का process भी बोलते हैं इस पूरे process को. So you have to understand these 7 factors on which our cloud computing depends. Our cloud computing is depending on 7 factors. The first one is DevOps, second is agile methodology, third is microservices, fourth is cloud computing platforms, fifth is containerized applications, sixth is orchestration, and seventh is continuous delivery. And we also call it CI/CD, that means continuous integration and continuous development or continuous delivery. So guys, you have to understand these 7 factors on which our cloud computing or cloud native computing is depending, and all these 7 processes or all these 7 factors are the methods which provide us the way to deploy our application with the modern and scalable methodology to our users. यानी ये 7 फैक्टर्स हमें इस काबिल करते हैं कि हम मॉडर्न और स्केलेबल तरीके से अपनी एप्लीकेशन को यूज़र तक डिप्लॉय कर सकें. सो आई होप यू गाइज वुड अंडरस्टैंड. ये 7 फैक्टर्स हम एक एक लेक्चर के अंदर एक एक हमें ये फैक्टर पोर्टल के ऊपर भी गिवन है. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट. एक एक करके हम इस फैक्टर को डिफाइन करेंगे. और स्केलेबल हम बहुत जल्दी कमिंग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्केलेबल. Okay, so our lecture was finished. Then इसी पार्ट के अंदर नेक्स्ट अब हम फैक्टर्स डिस्कस करने लगे हैं. The first is DevOps. That is the first factor on which our cloud native computing depends. So let me open up the lecture. That is cloud native computing के अंदर हमारा DevOps का concept. That is lecture number 5. So introduction to cloud native computing का lecture number 5 is DevOps. First of all understand it कि DevOps दो words का combination है. The first is Dev and second is Ops. So Dev is for the developer and Ops is for the operational team. Developer से developer के काम का पता चल रहा है that developer is responsible for developing that particular application or website. बट ओप्स से ऑपरेशनल टीम है. दैट मीन्स कि वो टीम जो हमारी एप्लीकेशन को यूज़र तक डिप्लॉय करवाती है आफ्टर द टेस्ट फेज, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल टीम. सो हमारे पास एक चार्ट गिवन है वीडियो के अंदर भी एंड वैसे भी. दैट इज़ DevOps चार्ट. एंड इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमारी कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है. So let me explain these steps one by one. The first step is planning, that is done by a developer. अब planning क्या है? एक डेवलपर प्लान करता है कि मैंने अगर एक वेबसाइट बनानी है तो मुझे उस वेबसाइट के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है. अब उसके अंदर जो मेन स्टैंडर्ड्स आते हैं वो होते हैं 4. पहला आता है कि उसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, किस लैंग्वेज पर मेरी एप्लीकेशन बनेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है. सेकेंड, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स ऐड होंगे. थर्ड, उन फीचर्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा. फोर्थ, मेरी एप्लीकेशन का वर्किंग साइकिल क्या होगा. इन 4 चीज़ों के ऊपर एक डेवलपर की एप्लीकेशन डेवलपमेंट की प्लानिंग डिपेंड करती है. आफ्टर दैट सेकेंड फेज़ हमारे पास आता है कोडिंग का. यानी प्लानिंग के फेज़ में हमारे डेवलपर ने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की थी उस लैंग्वेज पर अब उसने कोड करना है अपनी एप्लीकेशन को. देन उसके बाद बिल्ड. हमने कहा कि ये मॉडर्न मेथड है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का. सो मॉडर्न मेथड के अंदर हम मॉडर्न और स्केलेबल तरीके से अपनी एप्लीकेशन को यूज़र तक पहुंचाते हैं. फर्दर हम एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज के थ्रू अपने यूज़र तक पहुंचाते हैं, कुबरनेटिस को